जमाना कर ना सका उसके कद का अंदाजा। वो आसमान था मगर झुक कर चलता था। ये किरदार था मनमोहन सिंह का। और अब देश के 14वें प्रधानमंत्री और लगातार 2 टाइम यानी 2004 से 2014 तक का टेन्योर पूरा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। वो 92 साल के थे। 26 दिसंबर को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों ने निधन की पुष्टि कर दी। मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे जो राजनेता होने के बाद भी माइक पर नहीं बल्कि अपने काम से दहाड़ते थे। एक ऐसे नेता जिसने देश की डूबती इकोनॉमी को नई जान दी और जब क्रेडिट लेने की बारी आई तो इनकार ही कर दिया। जो एक लड़ाई की वजह से मंत्रालय पहुंचा। एक ऐसा इंसान जिसे इंदिरा गांधी के लड़के और देश के एक्स पीएम राजीव गांधी ने जोकर तक कह दिया था, जबकि वो अकेले ऐसे पीएम हैं अब तक के इतिहास में जिसके सिग्नेचर नोट पर हुआ करते थे, क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर भी थे। चलिए आपको सुनाते हैं चुपचाप रहकर अपने कामों से शोर करने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के किस्से। शुरुआत थोड़ा बेसिक डिटेल से करते हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के कहक गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी मां का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। जब 1947 में देश बंटवारा हुआ तब सिंह का परिवार भारत चला आया। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 के दौरान यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद वो देश आकर प्रोफेसर बन गए। खैर, अब ये तो हो गई बेसिक बात, तो चलिए अब जरा किससे शुरू करते हैं। एक लड़ाई और प्रोफेसर से मंत्रालय तक का सफर हो गया। अब मनमोहन सिंह प्रोफेसर तो थे, लेकिन उनका ब्यूरोक्रेटिक करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दी। उस दौर में मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। ये घमंड या गुरूर नहीं था, बल्कि अपनी नॉलेज पर भरोसा था। एक बार उनके मंत्री ललित नारायण सिंह से उनकी बात नहीं बनी, माने वो बगावत पर आ गए। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। मनमोहन सिंह ने 1970 और 1980 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर रहे। 1972-76 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, 1982-85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985-87 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया रहे। राजीव ने मनमोहन सिंह को जोकर कहा। देखिए, ये किस्सा राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का है। 1985 से 1990 की 5 ईयर प्लान के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब लोग थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल चाहते थे। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन को डांट लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव से प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा कि वो जोकरों का ग्रुप है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया ने अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में इस इंसिडेंट के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। इसके बाद अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन पद पर बने रहे। अब आते हैं साल 1991 पर। देखिए, इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। ये हालत इतनी खराब थी कि देश के पीएम पीवी नरसिम्हा राव को नींद तक नहीं आ रही थी। पीवी नरसिम्हा राव से पहले चंद्रशेखर की सरकार थी और जब चंद्रशेखर की सरकार गिरी तब उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव से रिक्वेस्ट की थी कि मनमोहन बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, वित्त मंत्रालय में उन्हें ही रखना। अब ये राजनीति का वो दौर था जब राजनीति में अच्छे लोगों की इज्जत की जाती थी। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही संभाला हुआ था। 3 जुलाई की बात है। रात के वक्त 7 रेस कोर्स रोड वाले बंगले में पीएम राव बिस्तर पर करवट बदल रहे थे। देश के प्रधानमंत्री की नींदें उड़ा रखी थी रुपये ने।
क्यों? देखिए, आर्थिक सुधारों के तहत मुद्रा का अवमूल्यन होना था। 1 जुलाई को रुपये की कीमत 7% तक कम कर दी गई, यानी डॉलर के मुकाबले अब रुपया 7% कमजोर हो गया था। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, अभी तो रुपये को और जलील होना था। 3 जुलाई को रुपया और 11% गिराया जाना था। उसी सुबह यानी 3 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास से एक कॉल गया वित्त मंत्री के पास। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा 11% अवमूल्यन को अभी के लिए टाल दो। 9:30 बजे सिंह ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को कॉल करके ये बात बताई, लेकिन तब तक चिड़िया दाना चुग चुकी थी। 2 दिन में रुपये का मूल्य 18% गिर गया। इसके बाद आता है बजट। राव की बायोग्राफी द मैन हु रीमेड इंडिया में विनय सीतापति बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने बजट का जो पहला ड्राफ्ट बनाया था वो समाजवादी सरीखा था। प्रधानमंत्री ने इस ड्राफ्ट को पढ़ा, थोड़े उदासी और थोड़े गुस्से और थोड़े अफसोस के साथ मनमोहन सिंह से पूछा, क्या मैंने तुम्हें इसलिए ही चुना था? मानो उनको बजट पसंद नहीं आया, लेकिन मनमोहन जानते थे कि इसका असर बहुत लंबा होने वाला है और ये एक ऐतिहासिक बजट होने वाला है। 24 जुलाई को डॉक्टर सिंह ने बजट पेश किया। 18,650 शब्दों का ये भाषण आज तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। इस भाषण में मनमोहन सिंह कहते हैं, किसी विचार का सही समय आ जाए तो फिर उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहरहाल इस बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को 300% से घटाकर 50% कर दिया। बॉर्डर ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% कर दिया। इंपोर्ट के लिए लाइसेंस प्रोसेस को आसान बनाने का प्रावधान भी इस बजट में था। बजट में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी। इस बजट को भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी बजट माना जाता है, लेकिन तब फ्यूचर देखने की ताकत किसी में नहीं थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह बताते हैं कि खुद प्रधानमंत्री इन सुधारों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। मनमोहन सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की तो राव ने मजाकिया लहजे में उनसे कहा, अगर सब ठीक रहा तो हम इसका क्रेडिट मिलकर लेंगे, लेकिन अगर चीजें सही नहीं हुई तो मैं सारा ठीक रहा तुम्हारे सर फोड़ दूंगा। इसके अलावा विपक्ष ने भी संसद में खूब बवाल मचाया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा, कुछ ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी और अंततः देश गुलाम हो गया। इस पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव उन्हें बीच में टोकते हुए बोले, चंद्रशेखर जी, मैंने तो आपके आदमी यानी मनमोहन सिंह को ही वित्त मंत्री बनाया है, फिर आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? इस पर चंद्रशेखर ने नरसिम्हा राव को जवाब देते हुए कहा, नरसिम्हा राव जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन जिस चाकू को हम सब्जी काटने के लिए लाए थे उससे आप हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। और आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी के लिए ये बजट संजीवनी बूटी साबित हुई। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। अब बारी थी देश का पीएम बनने की। 2004 में अटल बिहारी सरकार शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी। 13 मई 2004 को नतीजे आए तो वोटर्स ने उन्हें नकार दिया। सत्ता की चाबी कांग्रेस के अगुवाई वाली यूपीए के हाथों में चली गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होंगी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया पीएम बनती हैं तो वो मुंडन कराएंगी और सांसद पद से इस्तीफा भी देंगी। इन सब के बीच 15 मई को सोनिया को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। देश में पीएम कौन होगा, इस अनिश्चितता को लेकर शेयर बाजार में 17 मई 2004 को 4283 पॉइंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा था कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं, उस वक्त गांधी परिवार पसोपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों माँ बेटे के बीच ऊंची आवाज में बातें हो रही थी। राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। नटवर ने लिखा कि राहुल बेहद गुस्से में थे। उस वक्त मैं, मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा कि मां, मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं से भरी मां के लिए ये असंभव था कि राहुल की बात को वो दरकिनार कर दे। इस उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी, राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पर पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा टारगेट कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूं। सोनिया गांधी के पीएम ना बनने का फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच गई।
मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए ही कहा था कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए राजी करने की कोशिश की। यूपी के सांसद ने कहा, मैडम आपने वो मिसाल कायम की है जैसा पहले महात्मा गांधी ने की है। आजादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू थे, अब कोई नेहरू कहाँ है? अच्छा, ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया के पास भले ही नेहरू ना हो, लेकिन एक तुरुप का इक्का जरूर था जिसका जिक्र सोनिया ने अभी तक नहीं किया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास ही थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर ही दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा था कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी। लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वो हैरान रह गए थे। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी। पीएम के बाद रोबोट पीएम। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऑफिस में एमके नारायणन जैसे सीनियर ऑफिसरों को अपॉइंट किया गया था, जिनकी वफादारी मनमोहन से ज्यादा सोनिया गांधी को थी। पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने खुद ये माना था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है और उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। संजय बारू ये भी कहते हैं कि सोनिया का प्रधानमंत्री ना बनना एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ही थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें ताकत नहीं दी थी। यूपीए 1 के सामाजिक विकास कार्यक्रमों का क्रेडिट लेने के लिए सोनिया के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति और प्रधानमंत्री कार्यालय में होड़ लगा करती थी। मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का पूरा इंटरफेयर होता था। इसके बाद 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछे बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पद ऑफर कर दिया था, जबकि वो सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ए राजा और टीआर बालू जैसे नेताओं को मनमोहन सिंह की मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जिन पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इन सभी चीजों की वजह से कई बार मनमोहन सिंह पर रोबोट पीएम होने के आरोप भी लगे। पर बारी थी बगावत की। मनमोहन और सोनिया के बीच एक मध्यम ही सही लेकिन रस्साकसी चल रही थी। मसलन मनमोहन सिंह मोंटेक सिंह आलूवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने मोंटेक का नाम सोनिया गांधी के पास भेजा। सोनिया के ऑफिस से मोंटेक का नाम खारिज हो गया। सोनिया ने आलूवालिया की जगह पी चिदम्बरम को चुना। मनमोहन सिंह किसी भी तरह मोंटेक को लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष बनाने का प्लान बनाया। यहाँ बड़ी दिक्कत लेफ्ट पार्टीज थी, जिनके सहयोग से यूपीए सरकार चल रही थी। नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि मोंटेक को लाने में वरिष्ठ वामपंथी नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी मदद की। पद संभालने से पहले मोंटेक सिंह आहलूवालिया सीधे मनमोहन सिंह के पास गए। उन्होंने पूछा कि उन्हें सबसे पहले किससे मिलना चाहिए। तब मनमोहन ने कहा कि जाओ, सबसे पहले 80 साल के कामरेड सुरजीत से मिलो। उस वक्त कांग्रेस के कई नेता मनमोहन, सुरजीत और मोंटेक सिंह तीनों सरदारों की साठगांठ का मजाक बनाते थे। जब मनमोहन बोले नहीं चाहिए क्रेडिट, 26 सितंबर 2007 की बात है, राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव बन गए थे। वो कांग्रेस महासचिवों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। राहुल ने पीएम को 500 गाँव में मनरेगा का दायरा बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया था। अगले दिन मीडिया ने छापा कि राहुल ने पीएम को मनरेगा को बढ़ाने के लिए कहा। संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने मजाक में अपनी एक करीबी पत्रकार को एसएमएस किया था कि ये घोषणा पीएम की तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। ये मैसेज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा तो मामला बिगड़ गया। संजय बारू लिखते हैं, मनमोहन ने मुझसे पूछा आपने वो मैसेज क्यों भेजा। मैंने कहा सर, मनरेगा को बढ़ाने का श्रेय आपको जाता है। मनमोहन ने गुस्से में कहा मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मुझे किसी तरह का कोई मीडिया प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। जब परमाणु डील पर अड़ गए मनमोहन सिंह, सबसे बड़ा काम 2006 की बात है साहब। मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की थी। दोनों ने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए। इसे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहा गया था। इस डील के जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। लेफ्ट पार्टियों का कहना था कि इस समझौते से देश की स्वतंत्र विदेशी नीति पर असर पड़ेगा। वामपंथी पार्टियों के मुताबिक ये अमेरिका की तरफ से फेंका गया एक जाल है। उस वक्त लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। वामपंथियों की ओर से सरकार को डराने का काम सीपीआई नेता ए भी वर्धन कर रहे थे।
एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरकार कब तक सेफ है। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक तो सेफ है, इसके आगे का मैं नहीं जानता। सोनिया गांधी ने भी शुरुआत में इसका समर्थन किया। जब वामपंथियों ने समर्थन लेने की बात कही तो वो भी डील को वापस लेने की बात करने लगी। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन मांगा। वाजपेयी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिए। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से ये विश्वास मत जीत लिया। तो साहब ये थे मनमोहन, जो पक्ष से लेकर विपक्ष तक अपना जलवा कायम रखते थे। और ये मर्यादा हर नेता में थी कि सही चीज पर साथ देना है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। और मुझे लगता है कि आज की राजनीति में ये चीज है ही नहीं। और अब भारत ने अपने उस दौर का एक और ऐसा नेता खो दिया है। आप मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।